ठीक हो गया जनाब? ओके जी। अच्छा वो ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम जो है वो मज़ीद फर्दर आगे चीज़ों को देखते हैं और देख के जो है वो करते हैं कि भाई हमारे पास किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है, वो ये है कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर चीज़ों को डिफ़ाइन करने से पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कल्चर क्या है। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है या सबसे पहला जो एक क्वेश्चन मेरे पास आता है, बेटा 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। ओके जी, सॉरी, गेटिंग बैक। सबसे पहले जो हमारे पास जो पॉइंट है या सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है, मतलब किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट और कल्चर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्यों अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा रैपिडली या सबसे ज़्यादा फास्टली जो चीज़ चेंज होती है ना, वो हमारे पास उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट होती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मुश्किल काम होता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अंडरस्टैंड करना होता है। तुम में से आसिफ बताओ कि कल्चर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल क्यों होता है? आसिफ, जी सर। कल्चर को अंडरस्टैंड करना क्यों मुश्किल होता है? सर क्योंकि हम वहाँ न्यू जाते हैं कंपनी में, तो वहाँ हमें पता नहीं चलता यहाँ किस तरह का इन्वायरमेंट है, यहाँ किस तरह के लोग हैं। हम्म। नहीं तो मुझे ये बताओ कि जो आपके पास जो कल्चर है, जो पहली बात तो ये कल्चर क्या होता है, चलो पहले तो मुझे ये बताओ, कल्चर क्या होता है? आसिफ, जी सर। कल्चर क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो ये बताओ मुझे। एनीवन सर एल्स? अच्छा कल्चर चलो, सर चलो तहजीब। चलो 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 आसिफ, तुम्हें नहीं वो हो पा रहा तो चलो कोई मसला नहीं है। मैं इसको बाकी बाकियों से पूछ रहा हूँ। मैमूना, कल्चर क्या होता है बेटा? मैमूना, आई थिंक मैमूना अवेलेबल नहीं है। मैमूना ने जो है वो अपना, अच्छा नहीं, मैमूना है। मैमूना, कल्चर क्या होता है बेटा? अच्छा चलो, आई बिलीव शायद तुम्हारा मैमूना माइक का मसला है, तो मुझे लिख के बता दो कि कल्चर क्या होता है। फुरकान, कल्चर क्या होता है? सर कल्चर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर जितने भी पर्टिकुलर पीपल्स होते हैं, हम्म सोसाइटीज होती हैं, हम्म। उनका बिहेवियर कह सकते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग, और ठीक है, उनका परसेप्शन, ठीक है, आइडियाज, या फिर ठीक उनके है, कस्टम्स ठीक है, वगैरह जो होते हैं। ठीक है। परीनाज बेटा, कल्चर क्या होता है?
परीनाज। ओके सना, बेटा कल्चर क्या होता है? हेलो सर। जी जी सना, कल्चर क्या होता है बेटा? सर जैसे कि मुख्तलिफ तरीके के लोग होते हैं सोसाइटी के, तो हर किसी बिल्कुल। का रहन सहन अलग होता है, हर किसी का बिल्कुल वे अलग होता है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल किसी का मजहब कौन सा होता है, किसी का मजहब कौन सा होता है, शायद यही बिल्कुल। कल्चर हो। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तुम सब लोगों ने अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही बात कही, लेकिन पॉइंट है कि हम उसको जो है वो थोड़ा सा एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लेके चलते हैं। कल्चर का मतलब ये है किसी भी सोसाइटी के वो तमाम के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस, किसी भी सोसाइटी के वो तमाम के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस, जो रूल्स और रेगुलेशंस उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होते हैं। जी मुबारक, बताओ बेटा। सर सोशल एक्चुअली बिहेवियर। वी हाँ कैन हाँ। से कल्चर जो है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम कहें तो वो जैसे हमारा जो डीएनए होता है, हमारी पहचान होती है हमारा डीएनए, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए भी कह सकते हैं हम कल्चर को, क्योंकि इसके जरिए हमें जो है वो पता चलता है कि कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह कम्युनिकेशन प्रैक्टिस हो रही है, उनके क्या गोल्स हैं, क्या उनके रोल्स हैं, क्या उनकी प्रैक्टिसेस हैं, क्या वैल्यूज हैं। तो हम कल्चर को उस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं ओके ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी मुबारक, मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं जा रहा था, मैं भी जनरल बात कर रहा था। तो देखो, हमारे पास हर एक प्रोडक्ट की या हर एक डेफिनेशन जो होती है ना, वो दो तरीकों से चल रही होती है। एक डेफिनेशन हमारे पास जनरल डेफिनेशन होती है, एक डेफिनेशन हमारे पास स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। तो मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ। जनरली अगर कोई तुमसे सवाल पूछे कल्चर क्या होता है, तो जनरली हम कल्चर को डिफाइन करते हैं और हम ये कहते हैं कि कल्चर का मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस, जो तमाम के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस किसी भी एक सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल होते हैं, वो उसका कल्चर कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर कहीं किसी जगह पे लिखा हुआ नहीं है कि सिगरेट पीना बुरी बात है, बट ये हमारा कल्चर है। हमारी सोसाइटी में किसी जगह पे लिखा हुआ नहीं है कि जी हमारी फैमिली में जॉइंट फैमिली प्रेफर किया जाता है। जॉइंट फैमिली से मुराद ये नाना दादा दादी साथ रहते हैं, चचा साथ रहते हैं, ताया साथ रहते हैं। आई एम श्योर तुम में से मैक्सिमम लोगों के अंदर भी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो होगा। तो ये कहीं किसी जगह पे लिखा हुआ नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, बट ये हमारी कल्चरल बॉन्डिंग है। हर ईद के ऊपर दादा दादी नाना नानी से मिलने जाते हैं, ये हमारी कल्चरल बॉन्डिंग है, ये हमारे कल्चर का रूल है। ये सारी के सारी चीजें जो है वो किसी जगह पे लिखी हुई नहीं है बट मौजूद है। तो वो तमाम के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जगह के ऊपर एक्सेप्टेबल होते हैं, या किसी भी सोसाइटी को जो कि गवर्न कर रहे होते हैं, वो हमारे पास कल्चर कहलाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब स्पेसिफिकली जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बात करता हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बात करने का मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस, वो तमाम के तमाम मेथडोलॉजीज, वो तमाम के तमाम प्रिंसिपल्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर क्रिएट करती है इन ऑर्डर टू एडजस्ट इट्स कंपनी विद इन द सोसाइटी वेयर इट एग्जिस्ट्स। दिस इज व्हाट वी कॉल द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विद इन द सोसाइटी। अब इसको मैं आसान उर्दू के अंदर भी समझा देता हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर, या हर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने रूल्स और रेगुलेशन सेट करती है, कौन से रूल्स और रेगुलेशन सेट करती है? वो रूल्स और रेगुलेशन जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को मदद देते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे उस सोसाइटी के अंदर जिस सोसाइटी में वो बनी है, जिस सोसाइटी के अंदर वो क्रिएट हुई है। तो वो तमाम के तमाम साइलेंट रूल्स और रेगुलेशंस उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर या उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चरल एनवायरनमेंट के लिहाज से बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो एक चीज जो हमारे पास सबसे कॉमन, जो अब ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हम कह रहे होते हैं, वो आ रही होती है, वो आ रही होती है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन की। पहले हमारे पास सिचुएशन यूं होती थी कि हमारे पास एक कंपनी होती थी और उस एक कंपनी का जो लोकेशन होती थी वो एक ही होती थी। दैट मीन्स कराची की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, वो कराची के अंदर ही स्टैब्लिश है और कराची के अंदर ही अपने रनिंग्स बिजनेस रन कर रही है। ठीक है, चीजें थोड़ी सी और चेंज हुई। चेंज होने के बाद बिजनेस एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आया। जब बिजनेस एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आया तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जी कराची से बाहर निकल के बात की जाए, तो कंपनी ने अपना एक यूनिट कराची से बाहर खोल लिया। कराची से बाद में हैदराबाद में खोल लिया, सखर में खोल लिया, लड़काना में खोल लिया, ठट्टा में खोल लिया, बदीन में खोल लिया, नवाबशाह में खोल लिया, जैकबाबाद में खोल लिया। एक उन्होंने वहां खोल लिया। फिर और मजीद बढ़ने की बात है। जब और मजीद बढ़ने की बात आई तो उसने कहा कि जी मैं अपना एक यूनिट
केपीके में खोल लेता हूँ। अब केपीके में खोलने का मतलब ये उन्होंने अपने यूनिट पेशावर में खोल लिया। अब और मजीद बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं अपना एक यूनिट अब अमेरिका में खोलूंगा। अब यहां पर आके सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। सिचुएशन चेंज होने का मतलब क्या है फुरकान, क्या सिचुएशन चेंज हुई? मतलब पाकिस्तान में एक्सपेंड कर रहा था और फिर उसमें सडनली यूरोप की बात मतलब अमेरिका की बात आ गई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब अमेरिका और मतलब पाकिस्तान के अंदर तो उसने आसानी से खोल ली, खुल भी गई। अमेरिका में खोलना डिफरेंट क्यों हो गया? कोई आइडिया? सर पहले वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा था इनलैंड, बिल्कुल मतलब एक बाउंड्री के अंदर। बिल्कुल। अब वो आउटलैंड चला गया, मतलब अच्छा, अपने आप को अब बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेशनल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ इनलैंड और आउटलैंड में मतलब विद इन बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर डिफरेंट क्या होगा? सर डिफरेंट यही होगा कि इनलैंड मतलब बाउंड्रीज के अंदर ही होगा, और नहीं नहीं, वो तो वो समझ गया। मतलब डिफरेंस क्या होगा? मतलब फर्क किस चीज का होगा? सर फर्क शायद ये हो सकता है कि जब वो आउटलैंड जाएगा तो हम्म। सर शायद रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस होगा। और सर दैट मीन्स रूल्स चेंज होंगे। यस सर, एक बात हो गई, रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी चेंज। एक 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 बात हो गई। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, एक बार रूल हो गए। अब मैं तुम्हारी बात को थोड़ा और आसान कर देता हूँ। लोग चेंज होंगे, पहली बात, यस हाँ या नहीं? सर। होंगे। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में मोर और लेस लोग एक ही तरीके से सोचते हैं। हम गले भी मिलते हैं, हम हाथ भी मिलाते हैं, हम चाय भी पीते हैं, मतलब एक जैसे लोग होते हैं। राइट? मतलब हमें पता होता है कि अगर वो बंदा पंजाब में रहे, अगर वो बंदा केपीके में रहे, अगर वो बंदा सिंध में रहे, अगर वो बंदा कोयटा में रहे, तो हमें पता है पाकिस्तान के अंदर लोग किस तरीके से रहते हैं। राइट? यस राइट या सर। रॉन्ग? ठीक है। लेकिन हमें अमेरिका के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका में जो लोग मौजूद हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता कि उनका रहन सहन कैसा है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। यस सर। दिस मीन्स कि आपका जो डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है? वो है कल्चर का। मानते हो बात? मतलब रहन सहन का, सकाफत का, ये डिफरेंस है। यस सर। ठीक है। तो मेजर आप जब तक पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, या जब तक आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, जब तक आप पाकिस्तान में एक्सपेंड कर रहे थे, तब आपके लिए कल्चर का मसला नहीं था। इसलिए मसला नहीं था क्योंकि तुमने मुझे एक पॉइंट बताया कि जी इनलैंड था, दैट मीन्स विद इन कंट्री था। विद इन कंट्री लोगों को समझना, संभालना, काम कराना आसान काम होता है। ठीक है, वो हमारे लिए आसान हो गया। लेकिन जब हम बाहर गए तो हमारे लिए मसला हो गया। क्यों मसला हो गया? क्योंकि हमें वहां के कल्चर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर मैं वहां के कल्चर, वहां के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं समझ सकूंगा, कौन से रूल्स रेगुलेशंस? वो रूल्स रेगुलेशंस जो कहीं लिखे हुए नहीं है लेकिन फॉलो जरूर किए जा रहे होते हैं हर जगह के ऊपर। अगर मैं वो रूल्स और रेगुलेशंस नहीं फॉलो करूंगा तो क्या होगा? मेरी कंपनी उस सोसाइटी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकेगी। और अगर मेरी कंपनी उस सोसाइटी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकी तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी कंपनी वहां पे नहीं बर्दाश्त कर सकेगी चीजें, और अल्टीमेटली मेरी कंपनी को वहां से रोल आउट करना पड़ेगा, या मेरी कंपनी को वहां से बिजनेस जो है वो खत्म करना पड़ेगा। राइट? तो बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या आया? बेसिक डिफरेंस हमारे पास आया कल्चर का। इसीलिए हमें कल्चर को अंडरस्टैंड करना किसी भी चीज से स्टार्ट से पहले, ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से बात करूं, मैं बिजनेस के लिहाज से बात करूं, मैं नया यूनिट स्टैब्लिश करने के लिहाज से बात करूं, फाइनेंस के लिहाज से बात करूं, लाइक तुमने रूल्स और रेगुलेशंस की जिस तरीके से बात की फुरकान, तो यस रूल्स और रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। तो वो समझने के लिए तो मुझे सबसे पहले क्या चीज समझने की जरूरत है? मुझे समझने की जरूरत है कल्चरल इन्वायरमेंट को। अब जो मुख्तलिफ कल्चरल इन्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है, या मुख्तलिफ कल्चरल इन्वायरमेंट्स को जो समझना होता है, वो मेरे पास कहलाता है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसी एक फील्ड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, या ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसी सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं है। ये हर फील्ड के अंदर मौजूद होता है। ह्यूमन रिसोर्स में इंसानों से रिलेटेड मौजूद होता है। ठीक है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर मशीनों से रिलेटेड होता है। मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग के लिहाज से होता है। फाइनेंस के अंदर रूल्स के लिहाज से होता है। ऑडिट के अंदर पॉलिसीज के लिहाज से होता है। कंप्लायंस के अंदर लॉज के लिहाज से होता है। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं?
ग्लोबलाइजेशन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस, driven by international trade and investment, accelerated by information technology. ग्लोबलाइजेशन अब हम डिफाइन किस तरीके से कर रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें कोई 60, 70, 100, 200 स्टेप्स होंगे जो कि तरतीब से हमें चलाने होंगे। किस चीज का प्रोसेस है? इंटरैक्शन का। इंटरैक्शन का मतलब मिलना जुलना, मिलना, कोएलेट करना, एक साथ लेके चलना, मतलब दो चीजें आपस में मिली। एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सारी के सारे डिफरेंसेस को हटा के, सारे के सारे अनइवन चीजों को निकाल के सबको एक साथ लेके चलना, ताकि सारी के सारी चीजें एक साथ हमारे साथ जो है वो हेल्प कर सके, सारी के सारी चीजें हमारे पास एक लाइन के अंदर चले। कौन कौन सी चीजें एक लाइन में चले? लोग, दैट मीन्स पीपल, तुम, मैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज, वो, कंपनीज, पूरी पूरी कंपनीज। कौन सी कंपनीज? मिसाल के तौर पे जो कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई है वो, जो कंपनी बाहर स्टैब्लिश हो गई है, यानी कि जो तुम्हारी कंपैटिटर है लेकिन किसी दूसरे रीजन के अंदर स्टैब्लिश हुई है वो, एंड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस, मतलब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो रूल्स और रेगुलेशन सेम है, लेकिन अमेरिका में रूल और रेगुलेशन डिफरेंट होगा, तो फिर वो गवर्नमेंट डिफरेंट नेशन की वो आ जाते हैं। किस चीज से आपको ड्राइव करना है, या मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होगा, या आपका अलाइनिंग फैक्टर क्या होगा, वो कौन सी चीज है जिससे आपको, जिस स्केल से आपको चीजें अलाइन करनी है? इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से अलाइन करना है, एक्सेलरेटेड बाय, आगे किस पॉइंट पे बढ़ना है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। अब इसको मैं बिल्कुल आसान करके, ये इजी लैंग्वेज में अगर ये सुनाऊं तो, या इजी लैंग्वेज में करके बात करें तो हम ये कहेंगे कि जी हमारे पास ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को, कंपनियों को और रूल्स और रेगुलेशंस को इस तरीके से साथ लेके चलते हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व कर सकें और आगे बढ़ सकें आईटी की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है बेटा, समझ में आती है ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन? अगर किसी को समझ में नहीं है, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो। जी, आसिफ, महमूना, इकबाल, सद्दाम। जी बेटा। सर दोबारा रिपीट कर दें थोड़ा। ओके, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है, या ग्लोबलाइजेशन की जो हम डेफिनेशन है वो हम इसको कैसे लेते हैं? ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? जिस प्रोसेस में लोग, कंपनीज और मुख्तलिफ नेशंस, मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो होती हैं, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो तमाम के तमाम जो है एक साथ चलें, और उनको चलने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या हो, या उनको चलने के लिए जो फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो कौन सी फोर्स हो? वो फोर्स हो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ट्रेड आपका लेन देन होता है, इन्वेस्टमेंट आपके पैसों के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है। ठीक है, और इस चीज को एक्सेलरेट, यानी इस चीज को आगे की तरफ हम मूव करवाएं आईटी के थ्रू, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये पूरा के पूरा जो प्रोसेस है ये हमारे पास कहलाता है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है बेटा, क्लियर होती है परीना आप? ओके, सदाम ने कहा गॉट इट। ठीक है जी परी बेटा, क्लियर होती है परीनास? ठीक है सर, समझ आ गया। ओके, चलो ठीक है। अब हम इससे मजीद फर्दर आगे चलते हैं, और मजीद फर्दर आगे चल के जो है वो हम और मजीद चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, और हम ये कहते हैं कि वो तमाम की तमाम कंपनीज जो कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके अपनी एग्जिस्टेंस मुख्तलिफ नेशंस या मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर अपनी जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, या अपनी कंट्रीज के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस रख रही होती हैं, उन कंपनीज को नाम दिया जाता है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस। आपके पास कंपनीज दो तरह की होती हैं, एक आपकी नेशनल कॉर्पोरेशन होती है जो कि आपकी गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, ठीक है। एक आपके पास जो है प्राइवेट कॉर्पोरेशन होती है। प्राइवेट कॉर्पोरेशन वो होती है जो कि आपके पास किसी भी कंट्री के अंदर अंदर चल रही होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट ओन नहीं करती है बल्कि प्राइवेट लोग ओन कर रहे होते हैं, मेरे और आपकी तरह के लोग। एक आपके पास होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन होती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसके तमाम के तमाम लोग, जिसकी तमाम की तमाम चीजें, जिसके तमाम की तमाम एग्जिस्टेंस
क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज के अंदर मौजूद हो, लाइक पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है, मलेशिया में भी मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है, यूरोप में भी मौजूद है, आयरलैंड में भी मौजूद है, थाईलैंड में भी मौजूद है, रशिया में भी मौजूद है, फ्रांस में भी मौजूद है। तो ऐसी कंपनी जिसकी एग्जिस्टेंस मुख्तलिफ नेशंस या मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर या मुख्तलिफ नेशनल्स के अंदर मौजूद है, वो आपके पास कहलाती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन नॉर्मल तरीके से देख के चलें, इसकी डेफिनेशन अगर हम बिल्कुल सिंपल लेके चलें, तो हम ये कहते हैं कि वो कॉर्पोरेशन जिसकी सिग्निफिकेंट ऑपरेशन या जिसके ऑपरेशन एक से ज्यादा कंट्री के अंदर मौजूद होते हैं, वो आपके पास मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। अच्छा, अब हम एग्जांपल्स के लिहाज से देखें, और अगर एग्जांपल्स के लिहाज से बात करें तो वॉलमार्ट हो गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई, एप्पल हो गई, डिज्नी हो गया, कोका कोला हो गया, ये तमाम के तमाम जो आपकी कंपनीज हैं, फोर्ड हो गई, ये तमाम के तमाम जो आपकी कंपनीज हैं, ये हैं तो यूएस बेस्ड, मतलब ये सारी की सारी कंपनीज तो अमेरिका की हैं, लेकिन ये कंपनी मल्टीनेशनल कहलाती है। क्यों मल्टीनेशनल कहलाती है? क्योंकि इन तमाम कंट्रीज के एम्प्लॉइज, इन तमाम कंट्रीज के लोग, इन तमाम कंट्रीज के मेजर ऑपरेशंस एक कंट्री में नहीं है बल्कि मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर है। ठीक है, और जब इनके कंट्रीज मुख्तलिफ कंट्री के अंदर हैं तो इन तमाम की तमाम कंपनीज का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ये करने की जरूरत है या उसको इस पे फोकस करने की जरूरत है। किस चीज के ऊपर? इस चीज के ऊपर। सना पढ़ोगे बेटा ये क्या लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया? Human resource department must ensure that employees with the appropriate mix of knowledge, skills, and cultural adaptability are available and ready to handle global assignments. Yes, बस अब असना यहीं रुक जाओ। मुबारका बेटा, आर यू अवेलेबल? मुबारका, ओके चलो बेटा मुझे बताओ इस सेंटेंस का क्या मतलब है? मतलब ये जो 3 लाइंस है, इन 3 लाइंस का क्या मतलब है? ये लाइंस क्या बता रही हैं? यानी कि सर ह्यूमन रिसोर्सेज को ये बात जो है वो इंश्योर करिए कि जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज मौजूद है, इस तरह के जो है वो इस तरह की चीजें होती हैं वो यूज में ऐसे एम्प्लॉयज। ओके ठीक है। आसिफ, आसिफ यस सर। क्या समझ में आई इस स्टेटमेंट से? सर स्टेटमेंट में ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय हैं वो होने चाहिए जिनमें नॉलेज हो, अच्छी हो, स्किल हो उनमें, और वो ग्लोबलाइजेशन असाइनमेंट को हैंडल कर सकें। ये बेसिकली आपकी, ठीक है तुमने आसिफ सही कहा, लेकिन मुबारका ने भी सही कहा, लेकिन ये तुम्हें थोड़ा सा मैं जो है वो चेंज कर लूँ इसको। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये बेसिक फंक्शन है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उन्होंने यहाँ पे बड़ी क्लियरली डिफाइन कर दिया। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ह्यूमन रिसोर्स का जो है वो है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इट मस्ट इंश्योर, उसको इस चीज के ऊपर कंफर्म होना है, उसको इस चीज के ऊपर इंश्योर करे, कंफर्म करे कि जो एम्प्लॉइज उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो तमाम के तमाम एम्प्लॉइज के अंदर प्रॉपर मिक्स मौजूद है। मिक्स मौजूद होने का मतलब ये है प्रॉपर कॉम्बिनेशन मौजूद है। किस चीज का? नॉलेज का, स्किल का, कल्चरल अडेप्टेबिलिटी का। कल्चरल अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस तरह का कल्चर है आप उसी लिहाज से चेंज हो जाए। जिस कंट्री के कल्चर के अंदर आप जा रहे हैं उस कंट्री के कल्चर के अंदर आप चेंज हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो सदाम, बिल्कुल यही डेफिनेशन है इसकी। ओके, तो आपका कि आपको बेसिकली अश्योर करना है कि तमाम के तमाम नॉलेज, स्किल और कल्चरल अडेप्टेबिलिटी, इसको हम KSA कहते हैं, वो अवेलेबल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम के तमाम एम्प्लॉइज के अंदर। ठीक है, अगर
वो ग्लोबल असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके तमाम के तमाम लोगों के पास मिक्स मौजूद होना चाहिए कि वो ग्लोबल असाइनमेंट्स को हैंडल कर सकें। अगर वो नेशन वाइड या लोकल या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, नेशनल कॉर्पोरेशन में या प्राइवेट कॉर्पोरेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो आपके लोकल असाइनमेंट को हैंडल करने की चीजें रखें। ये बेसिकली आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का स्कोप होता है। ये बेसिकली आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या बेसिक फंक्शन होता है, जो फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। इस एक फंक्शन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें, इस एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे एरियाज मौजूद है जो हम विद द एंड टेररिज्म, बेटा सदाम टेररिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट यस चलो ठीक है। तो ये सारी के सारी वो चीजें हैं जो कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है हमारे पास। ये जो एम्फेसाइज है ना, ये जो फोकस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, इस एम्फेसाइज या इस फोकस को कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस। अगर कोई तुमसे ये सवाल पूछे कि एचआर का एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या है, तो आप उसका एस्क्राइब्ड स्टेटस ये बताओगे कि HR must ensure employees with appropriate skill and knowledge and cultural adaptability. ये आपका ascribed status है when it comes to HR. समझ आती है यहां तक बात? ascribed status क्या है? वो चीज जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा फोकस करते हो, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हो, उसको हम नाम देते हैं ascribed status का। तो HR का ascribed status क्या हुआ कि वो इंश्योर करता है कि तमाम के तमाम जो एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं उनके पास प्रॉपर मिक्स मौजूद है, किसका? नॉलेज का, स्किल का और कल्चरल अडेप्टेबिलिटी का। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को? आपसे कुछ कह रहे हो बेटा? नो सर। ओके ठीक है, अच्छा जी चलो। शाहजेब बलोच, शाहजेब आ गए हो बेटा? शाहजेब? यस सर। चलो बेटा, लेट नहीं हो गया थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा। अब तो क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ बेटा। सर लोड शेडिंग की वजह से सर लाइट गई हुई थी। ओह अच्छा अच्छा, तो बेटा तो मोबाइल पे यूज नहीं करते हैं? सर मोबाइल पे यूज करते हैं लेकिन वाईफाई लगा हुआ है ना, तो पैकेज नहीं है सर। अच्छा 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 चलो। अच्छा शाहजेब, सॉरी तुमने चलो खैर लेट ज्वाइन किया, तो मैं जो है वो तुम्हें एक चीज़ बता दूं। देखो मैंने क्लास की तीनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है वो कर दी है। रिकॉर्डिंग आपको जो है मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे देना, पहली बात। ठीक है, दूसरा शाहजेब, जो अगले हफ्ते की क्लास होगी वो 8 बजे से हम शुरू करेंगे, वो 8 बजे से 10 बजे तक होगी, लेकिन वो सिर्फ अगले हफ्ते के लिए, मतलब जो कमिंग सैटरडे है उसके लिए है। ठीक है, सारे के सारे हजरात, सारे के सारे खवातीन जितनी मौजूद हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है 7:45 बजे तक पहुंच जाना, ताकि मैं आप लोगों का जो है वो क्लासेस आपकी जो है वो स्टार्ट कर सकूं। तीसरी बात शाहजेब, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी की क्लास की, अभी की जो करंट इस वक्त जो तुम्हारे पास पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ रही है, इस पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट की मुझे एक तस्वीर खींचो, तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सएप करो, और ये तस्वीर आप अपने पास भी मेंटेन करोगे। ये शाहजेब आपकी अटेंडेंस है। मैं पूरी की पूरी क्लासेस को दोबारा से बता रहा हूं, आपकी क्लास के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, कि आप लोग अश्योर करो कि आपकी तमाम के तमाम लोगों की अटेंडेंस प्रॉपर रहे, बिकॉज डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके मुझे डिपार्टमेंट अटेंडेंस के एविडेंसेस देने हैं। तो शाहजेब आपके अटेंडेंस के एविडेंसेस ये आपके स्नैपशॉट होंगी, जो आप सारी के सारी क्लासेस के 15 के 15 क्लासेस के आप अपने पास रखोगे। ठीक है, डेट वाइज रखोगे। ठीक है, ठीक हो गया शाहजेब? एक बात ये खत्म हो गई। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है शाहजेब कि आप जो है, मैं आपको सारे के सारे ऑडियोज, सारे के सारे लेक्चर्स स्लाइड वाइज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप ग्रुप के अंदर जो है टाइम टू टाइम ऐड करते जाना, ताकि सबको हर चीज के बारे में पता चलता रहे कि कौन सी चीज हमने क्लास में की थी, कौन सी नहीं की थी। एवरी वन ऑफ यू इज अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस क्लास के अंदर। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती, ही और शी कैन आस्क, हम उसको जो है वो डिस्कस करके आगे लेके चल लेंगे। ठीक है, क्लियर होती है यहाँ तक चीज? यहाँ तक अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो मुझसे कंफर्म कर लो या मुझसे डिस्कस कर लो, अदरवाइज हम आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है नेक्स्ट सैटरडे को 8 बजे और ऑनवर्ड जो है वो क्लास स्टार्ट करेंगे। डॉट शार्प 8 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा बेटा। ठीक है, बिकॉज आई हैव गॉट सम फ्यू कमिटमेंट्स जो कि मेरी अगले हफ्ते की हैं, तो इस वजह से मैं डॉट 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा और 9:30 बजे मैं आपकी क्लास एंड कर दूंगा।
ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोग आ जाओ ताकि जो है वो हम इसको मेंटेन कर सकें। तीसरी बात, शाहजेब मुझे ये बताओ आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, पूरी क्लास के लोग कितने मौजूद हैं? सर 19 to 20 है। 19 to 20 है। ओके, इस वक्त मेरे पास 11 का काउंट आ रहा है। सबको कम्युनिकेट कर दो कि प्लीज 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 आप अपनी अटेंडेंसेस जो है वो मेंटेन रखें। रीजन बीइंग, मैं अटेंडेंस के मामले में आप में से किसी की हेल्प नहीं कर सकूंगा। जो अटेंडेंस की, सर प्लीज रिस्पॉन्ड टू माय क्वेश्चन। सदाम, क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? How to tackle the key challenges associated with globalization such as threat to national security and counterterrorism? बेटा ये जब हम अभी आगे पढ़ेंगे ना इसको डिटेल से, अभी तो देखो मैंने सिर्फ जनरली ये चीज बताई है, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिहाज से ये चीज बताई है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर आगे हम जब चैलेंजेस पढ़ेंगे ना ग्लोबलाइजेशन के और ऑर्गेनाइजेशन के अपने टेक्निकल हैंडलिंग जिसे हम कह रहे होते हैं, जब एचआर के लिहाज से हम पढ़ेंगे तो विल डिस्कस इन डिटेल के जी क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या थ्रेट्स आते हैं। वैसे अभी अगर तुम मुझसे पूछना चाहो तो जनरली मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो ये रहा होता है कि जब हम कल्चर को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो स्टडी हम इसीलिए कर रहे होते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन के या कल्चरल चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें या कल्चरल चैलेंजेस को अडॉप्ट कर सकें। बाकी स्पेसिफिकली अगर तुम थ्रेट के लिहाज से बात करो, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, तो देखो नेशनल सिक्योरिटी का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस है। रूल्स और रेगुलेशंस आपको पहले अंडरस्टैंड करने होते हैं। यही बात मैंने पहले कही थी कि जब हम कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें उस जगह के डूज और डोंट्स के बारे में पता हो। और हमें जब डूज और डोंट्स के बारे में पता होता है तो हमें सिर्फ डूज को फोकस करना होता है कि जो हमें करना है, डोंट्स को हम फोकस नहीं करते। डोंट्स को फोकस करने का मतलब यह है कि वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम ऑफ आवरसेल्फ। तो कल्चर को पढ़ना, कल्चर को अंडरस्टैंड करना, डूज एंड डोंट्स को समझना, डूज एंड डोंट्स को साथ लेके चलना, डूज पे फोकस करना, डोंट्स एक्सेप्ट नहीं करना, वो इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि ताकि आप इजीली, ताकि आप प्रॉपरली चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करके उस कल्चर में एब्जॉर्ब हो जाओ, उस कल्चर में डाइल्यूट हो जाओ। बाकी जहां तक टेररिज्म की बात है तो देखो बेटा, टेररिज्म एक ऐसा एडजेक्टिव है, बेसिकली इसको तो हम एडजेक्टिव ही कहते हैं। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि अनसर्टन है, ये कहीं भी किसी भी वजह से किसी भी तरीके से आ सकता है। टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी शॉर्ट, अगर आपने सारे के सारे कल्चरल स्टडी करके भी चीजों को अडॉप्ट करके उसका सोसाइटी के अंदर आप एब्जॉर्ब हो गए हैं और आप ये कहें कि जी टेररिज्म का फैक्टर नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल फैक्टर नाउ। तो इसलिए वी कैन नॉट काउंटर दिस पर्टिकुलर फैक्टर, हम इसको काउंटर नहीं कर सकते, बट हम सोसाइटी के अंदर एब्जॉर्ब करके इसको मिनिमल जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए वी स्टार्ट टू अडॉप्ट द कल्चर, वी स्टार्ट टू अडैप्ट द कल्चर, ताकि हम आसान तरीके से या इजीली लोगों को जो है वो मैनेज आउट कर सकें और इन तमाम के तमाम थ्रेट्स को और इन तमाम के तमाम कंसर्न्स को, इन तमाम के तमाम चैलेंजेस को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है सद्दाम बेटा, क्लियर होती है बात? बाकी हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर विल गो इन कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल और फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीट प्रॉपर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगे। ओके जी बेटा, आई वाज टॉकिंग टू शाहजेब। जी शाहजेब, तो शाहजेब आप सबसे एक दफा जो है वो कह दीजिए कि वो अपनी अटेंडेंसेस वगैरह जो है वो कंट्रोल रखें, कि आप अपनी अटेंडेंस उसको मेंटेन रखें ताकि हम इसको जो है वो कैरी ऑन कर सकें और इंशाल्लाह फिर हम आगे जो है उसको नेक्स्ट उसके अंदर सेशन के अंदर जो है वो कंटिन्यू करेंगे और रिज्यूम करेंगे। ठीक है, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, नेक्स्ट क्लास 8 बजे होगी। शाहजेब लोड शेडिंग कितने बजे होती है तुम्हारी? 9 बजे? सर यस सर। 9 बजे होती तो 8 बजे तुम्हें अवेलेबल होना चाहिए। 8 बजे तुम्हारा लोड शेडिंग वाला मसला नहीं होगा। ठीक है बेटा? यस सर। सर कोई बुक रिकमेंड करेंगे आप सर? फुरकान बिल्कुल, मैं बहुत सारी बुक्स रिकमेंड कर दूंगा और साथ में बुक्स रिकमेंड करने के साथ साथ मैं आपको जो है वो हैंडआउट्स और लेक्चर्स भी देता रहूंगा और ऑडियोज तो आपके पास मौजूद ही हैं, तो आप बुक्स के लिए परेशान हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो जो बुक्स आपको चाहिए होंगी या जो जो बुक्स आपको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके चलिए ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सैटरडे वाले दिन 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, ख्याल रखें अपना। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज। टेक केयर सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।